स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम फेडरल बैंक। सो बहुत ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए इस बैंक ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में। स्पेशली लास्ट क्वार्टर में ये पहला बैंक था जिसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, बिकॉज पिछला 1-2 साल हमने पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा देखा है। स्पेशली एसेट क्वालिटी के पैरामीटर में हर एक बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बट वहाँ पे ऐसा लगा था कि फेडरल बैंक ने वो ओपनिंग करी थी जिनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, एंड ये एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है आने वाले टाइम में इनके एनपीए के नंबर्स और बढ़ेंगे। बट वहाँ पे काफ़ी अच्छा कमबैक किया है इस बैंक ने। सो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इनके रिजल्ट देखें तो जो लोन बुक है इस बैंक की वो 20% से ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। डिपॉजिट बुक 23% पे ग्रो हुई है। मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, 3.15% के मार्जिन थे, 3.16% के मार्जिन हुए हैं वो इम्प्रूव होके। नेट प्रॉफिट इस बैंक का 36% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ग्रोथ पैरामीटर्स पे तो बैंक ने अच्छा किया ही है, बट जो सबसे मेजर हाईलाइट है वो है इनकी एसेट क्वालिटी, इनके एनपीए के नंबर्स। बिकॉज एज वी डिस्कस लास्ट क्वार्टर में जो इनके एनपी के नंबर्स बढ़े थे तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था इस बैंक के साथ में। बट यहाँ पे इनकी जीएनपीए जो नंबर हैं वो 2.38% से इम्प्रूव होकर के 2.26% पे आ गए हैं। तो एनपीए में ये जो इम्प्रूवमेंट आई है इस बैंक की वो सबसे मेजर हाईलाइट है इस बैंक के लिए। बट क्या ये स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छा है? क्या स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सही लेवल्स पे है, सही वैल्यूएशन पे है, सही पैरामीटर्स है? अगर वो हम देखें तो आई फील कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरल बैंक को यहाँ से और ज़्यादा जिन पे काम करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला है इनका आर ओ ए। सो आर ओ ए इज मीन रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो एक बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये चीज़ हमें ये शो करती है कि बैंक कितना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज़ कर रहा है। एक बैंक के जो एसेट होते हैं वो उनके लोन होते हैं। जितने भी लोन एक बैंक देता है अपने बोरोवर्स को वो एक बैंक के लिए एसेट है। तो अगर आपका आर एक बैंक का 2% के आसपास भी नहीं है, सो इट मीन्स कि बैंक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। बिकॉज आप अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हार्डली आपको कुछ ऐसे बैंक्स मिलेंगे जिनका आर यानी कि रिटर्न ऑन एसेट 2% के आसपास है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के आर जो है वो 1%, 1.5% के आसपास, इवन कुछ बैंक्स के तो आर जो है वो 1% से भी नीचे हैं। सो बहुत ही इनएफिशिएंट है वो बैंक्स। तो यहाँ पे अगर फेडरल बैंक की बात करें तो इनका जो आर का नंबर है वो 1.36% है। नो डाउट ये नंबर इंप्रूव हुआ है पिछले 1-2 सालों से, एंड कॉन्स्टेंटली अभी भी इंप्रूव हो रहा है। बट स्टिल जो 2% का बेंचमार्क है वहाँ से ये नंबर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है उसके कंपैरिजन में। बिकॉज यही यही डिफरेंस होता है एक बहुत अच्छे बैंक में, एक बहुत अच्छे बिजनेस में, एंड एक मीडियोकर या एवरेज परफॉर्म करने वाले बिजनेस में। सो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर हमें यही चाहिए कि हम जो टॉप परफॉर्मर है, जो बेस्ट परफॉर्मर है, उनमें से हम किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें रादर देन किसी एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस के पीछे हम जाएं। सो फेडरल बैंक का जो आर नंबर है वो यहाँ से और ज़्यादा इंप्रूव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी यूजुअली बैंकिंग में अगर 15% के आसपास होता है किसी बैंक का तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड फेडरल बैंक के केस में अगर हम देखें तो ये नंबर ऑलरेडी इस बैंक के लिए 15.72% पे है, यानी कि ऑलरेडी आर इनका अच्छा है। फेडरल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट अब यहाँ से ये है कि इस नंबर को इन्हें मेंटेन करना है, सस्टेन करना है। यहाँ से ये नंबर कम नहीं आना चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट आती है तो वो और भी अच्छी बात है, बिकॉज HDFC बैंक का अगर हम आर देखें तो 17% है, ICICI बैंक का आर 18% है, एक्सिस बैंक का आर एक टाइम पे 20% था। सो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये एक डिफरेंट क्रिएट करते हैं एक एफिशिएंट लेंडर के बीच में और एक मीडियोकर लेंडर के बीच में। तो फेडरल बैंक ने आर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली काम किया है लास्ट 2-3 सालों में, बिकॉज आई रिमेंबर इस बैंक का जो आर है वो 10-12% के आसपास होता था कुछ टाइम पहले तक, बट वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है एंड अभी 15% के आसपास है। सो अगर ये नंबर यहाँ से ये बैंक सस्टेन भी कर पाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा फेडरल बैंक के लिए। तीसरा जो पैरामीटर है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जिन्हें मार्जिन्स बोला जाता है बेसिकली बैंकिंग टर्म्स में। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है फेडरल बैंक के वो 3.16% है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में माइनर इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है, बट अगर हम इस नंबर को ओवरऑल देखें पूरे बैंकिंग सेक्टर में तो ये वन ऑफ द लोएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है किसी भी बैंक के लिए। सबसे लोएस्ट मार्जिन जो है वो येस बैंक के हैं 2.3% के आसपास।
एंड उसके बाद आई थिंक फेडरल बैंक का ये नंबर है 3.16%, जो कि काफ़ी कम है। क्यों कम है? बिकॉज सी लास्ट 1.5-2 सालों में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, 1.5-2% से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। सो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकिंग को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि सारे जो बैंक्स हैं वो अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिससे इनके मार्जिन्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। एटलीस्ट 6 महीने साल भर तक ये साइकिल रहता है। एंड आज अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो जो एवरेज परफॉर्म करने वाले बैंक्स भी हैं, उनके भी जो मार्जिन है वो 4% के आसपास है। बट फेडरल बैंक का ये जो मार्जिन है 3.16% का, ये हमें दो चीज़ें शो करता है। पहला तो ये बैंक अपने कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। दूसरा, ये जो फेडरल बैंक है इनके पास वो कह सकते हैं हम बाइंग पावर नहीं है या परचेजिंग पावर नहीं है कि अपने कॉस्ट को ये पास ऑन करे अपने कस्टमर्स को। लाइक जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो ऑब्वियसली बैंकों की डिपॉजिट कॉस्ट भी बढ़ी है। फिक्स डिपॉजिट पे बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। बट उसको कॉप अप करने के लिए बैंक क्या करती है कि अपने लोन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे बिजनेस का जो मार्जिन है वो सस्टेन रहता है, वो मेंटेन रहता है। बट फेडरल बैंक ऐसा लग रहा है कि वो रेट पास ऑन सही तरीके से नहीं कर पा रही है अपने कस्टमर्स को, बिकॉज यहाँ पे इनके मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा गैप है कंपेयर टू अदर बैंक्स। एंड ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों पैरामीटर जो हम बात कर रहे हैं, आज जो साइकिल चल रहा है बैंकिंग का, वो बहुत ही अच्छा साइकिल चल रहा है पिछले 1.5-2 सालों से। सो अगर इतने अच्छे साइकिल में अगर कोई बैंक अपने आरओए को 2% पे नहीं ला रहा है, आरओए अगर 15% के आसपास मेंटेन नहीं कर पा रहा है, एंड मार्जिन्स अगर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, सो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज कल को जाके जब साइकिल टर्न होगा तो ऑब्वियसली हर एक बैंक के मार्जिन्स वहाँ से गिरेंगे, आरओए के नंबर थोड़े बहुत और कम होंगे, आरओई भी कम होगा। तो जब साइकिल डाउन टर्न में आएगा तब तो ये नंबर्स वैसे भी आपके और ख़राब होने वाले हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट जब बुल रन चल रहा है, जब पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप एक अच्छे बैंक हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंक अपने आरओए को 2% के आसपास रखे, आरओई को 15% पे मेंटेन रखे, एंड मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होने चाहिए, जो कि फेडरल बैंक के केस में हमें मिसिंग लग रहा है। सो अगर इसको एक और एग्जांपल से समझें, सो फेडरल बैंक का जो लोन मिक्स है, जो टोटल लोन बुक है, उसमें 55% लोन जो है वो रिटेल लोन्स हैं। रिटेल लोन्स में वैसे भी मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन्स, बट स्टिल इनके मार्जिन सिर्फ 3.16% है, जो कि अगेन इनकी इनएफिशिएंसी शो करती है। अब अगर हम इसको HDFC बैंक के साथ में कंपेयर करें, सो HDFC बैंक का लास्ट क्वार्टर तक अगर हम मार्जिन देखते हैं तो 4% के आसपास का मार्जिन था HDFC बैंक का, और उनका जो रिटेल लोन बुक है वो सिर्फ 45% है। यानी HDFC बैंक के पास में रिटेल लोन कम है और कमर्शियल लोन, कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा है। बट उसके बावजूद HDFC बैंक बहुत ही अच्छे से 4% के आसपास का मार्जिन मेंटेन कर रहा है। सो इट शोज़ कि HDFC बैंक कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट को बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं, एंड रेट को बहुत ईजिली वो पास ऑन कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि फेडरल बैंक नहीं कर पा रहा है। दैट्स द रीज़न कि दोनों की वैल्यूएशन में भी डबल से भी ज़्यादा गैप है। HDFC बैंक का और फेडरल बैंक का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो मार्केट डबल से भी ज़्यादा हाईली वैल्यू देता है HDFC बैंक को, बिकॉज उस बैंक के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस बैंक के पास एक मेंटेन कर रहा है उन्होंने उन पैरामीटर्स को, और एक स्टैंडर्ड सेट किया है। सो फेडरल बैंक के अगर आप इन्वेस्टर हैं या इस स्टॉक में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें ट्रैक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टॉक को अगर आप आज देखें तो 1.4 के आसपास की प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ से और ज़्यादा री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इस स्टॉक की, अगर ये तीनों चीज़ें इनकी इम्प्रूव नहीं होती हैं तो। बिकॉज अगर आप इस बैंक को इंडिविजुअली अगर आप रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक लगता है, ग्रोथ नंबर्स अच्छे हैं, लोन बुक भी अच्छी है, डिपॉजिट बुक भी अच्छी है, नो डाउट एसेट क्वालिटी के नंबर जो इंप्रूव हुए हैं वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि फेडरल बैंक को HDFC बैंक या ICICI बैंक या एक्सिस बैंक जैसी वैल्यूएशन मिले, जहाँ पे इनका प्राइस टू बुक सीधे 2.5 या 3 के आसपास जाना चाहिए, सो उसके लिए इस बैंक को पैरामीटर्स वैसे परफॉर्म करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर वहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर करते हैं उन बैंक्स के साथ में, तो बहुत ज़्यादा लैग करता है फेडरल बैंक। ROE के नंबर देख लें हम, या फिर ROE के नंबर देख लें, या नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लें। क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले तक हम ये डिबेट फिर भी अच्छी थी कि फेडरल बैंक की जो प्राइस टू बुक है वो 1 या उससे भी कम थी, एंड अर्निंग काफ़ी अच्छी आ रही थी इस बैंक की।
बट यहाँ से क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ से और ज़्यादा रीरेटिंग हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं इस स्टॉक के साथ में, बिकॉज ऑलरेडी हम हाई साइकिल देख चुके हैं बैंक का, जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी पोस्ट कर दी है मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने। तो यहाँ पे सबसे बड़ा की यही रह जाता है कि इन नंबर्स को सस्टेन करने वाले पैरामीटर्स कौन से बैंक डिलीवर कर पाता है। सो वहाँ पे फेडरल बैंक थोड़ा सा लैग करता है कंपेयर टू अदर बैंक्स। लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इंप्रूवमेंट लाती है ये बैंक इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट क्वार्टर में हमने एनालिसिस किया था फेडरल बैंक का, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड जितने भी वीडियोस रहेंगे आने वाले टाइम में जिनका हमने पास्ट में भी एनालिसिस किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच।